सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारत में हिंदुत्व के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को मुल्क कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जा रहा है। और हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत है उसका हाल क्या है। वहाँ तो जमहूरियत ज़वाल पजीर है। मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा सिर्फ किरदार है जो अपने लोगों का भी खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में आरएसएस के इंतहा पसंदी नजरियात का जहर घोल रहा है, पंजाब के किसानों पर और मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रहा है। हर एक घर झांकने की उसे गंदी आदत पड़ी हुई है और अब मोदी की इसी खसलत को देखते हुए यकीन हो चला है कि बहुत जल्द उसका सर किसी तलवार के नीचे होगा या फिर किसी फंदे पर लटका हुआ नजर आएगा, क्योंकि जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे छुप जाए एक दिन वो अपने अंजाम को पहुँच कर रहता है। अच्छा, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी का जो भारत है इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। अब एक इंतहाई दर्जे का आप समझ लें कि इंतहा पसंद शख्स हिंदू रहनुमा, उसने भारत को हिंदू रियासत करार देने की आप समझिए कि डेडलाइन तक दे दी है, कि अपनी हुकूमत को धमकी तक दे दी कि हिंदू रियासत का ऐलान ना करने की सूरत में 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। इंतहा पसंद रहनुमा ने यह मुतालबा किया है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की जो भारतीय शहरियत है वो भी छीन ली जाए। ये है मोदी की असलियत, बीजेपी की असलियत, हिंदुत्व की हकीकत। और मज़ीद अगर आपने असलियत देखनी है तो मोदी का जो पालतू मीडिया है उसको देख लें, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जाली प्रोपेगेंडा करने में लगा रहता है। अब देखें, एक तरफ आरएसएस जैसी गुंडा तंजीमें जिनकी पुष्ट पर मोदी खड़ा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों के जरिए दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में भारत की जानिब से मुबैना पाकिस्तानी अस्करियत पसंद की हलाकत और गिरफ्तारी की जो अफवाह फैलाई गई, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और भारतीय इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाज़रीन, मुनाफिकत और दोहरे मयार का ये जो खेल है ये हमेशा तो नहीं चल सकता ना। अब तो दुनिया इसको समझ चुकी है कि ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं अतर कासिम साहब। अतर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भारत से पंकज श्रीवास्तव, आपका बहुत शुक्रिया। और दुबे जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पंकज, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। पंकज, भारत में हिंदुत्व के खिलाफ ये जो हर आवाज़ है उसको मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता है। अब हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने जो खोखला दावा किया है कि जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत का हाल है वो क्या है, वो क्या है। आप लोग पूछते नहीं हैं, आप लोग सवाल नहीं करते हैं, या आप लोगों को तो सवाल की इजाज़त ही नहीं है ना। आप लोग का भारतीय मीडिया भी वही करता है जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी बता देता है, ऐसा ही है ना। जी पंकज। पंकज जी मैम, बताएं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सुना? जी पंकज। मुझे कुछ आवाज ही नहीं आई आपकी, मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। अच्छा, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। ये जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज़ उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो
हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जाए। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमानों के 72 फिरके, मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है, इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहाँ पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे तमाम जो अक़लियतें हैं वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को, जो तालिबानी अफगानिस्तान में जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं के मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। ठीक है पंकज साहब, बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, मैं जरा उनको भी मौका देना चाहती हूँ। आपको दोबारा मौका दूंगी। दुबे जी भी मौजूद हैं, अतर भी मौजूद हैं। अतर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अतर, इन्होंने खुद ही तो बात मान ली कि हाँ जी, हिंदुत्वा, जो हिंदुत्वा टर्म में बोल रही थी, वहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने है। ये लोग कहते थे ना हम सेकुलर इंडिया हैं, जमहूरियत की बात करते हैं जी, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ पे हो क्या रहा है आपके सामने? मेरे ख्याल से आप इस तरह आईना दिखा दें इनको, जो बातें कर रहे हैं इन्होंने खुद मान लिया कि हाँ भाई, कि हिंदुओं का एक देश तो होना चाहिए। यानी खुद ये मान रहे हैं कि अक़लियतें वहाँ पे दबी रहेंगी और हिंदू ही वहाँ छाए रहेंगे। देखें, जहाँ तक हिंदुइज्म का ताल्लुक है और हिंदुओं का ताल्लुक है, किसी को भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं का एक देश छोड़ के 15 देश हों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो बात होती है, हिंदुत्व की जो बात होती है, वो बात होती है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, हिंदुइज्म की बात नहीं होती। अब इन्होंने बात की कि आप इस तरह हिंदुत्व की बात कर रही हैं जिस तरह कोई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, आईएसआईएस है या कोई और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। अब मैं अपने दोस्तों को कहूँगा, इंडिया में आपका प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं, वहाँ से जो गेस्ट आए हैं इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये ज़रा गूगल करें कि आजकल हो रहा क्या है। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोहन दत्ता, जो न्यूजीलैंड के अंदर मैसेज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर, उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके ऊपर पेपर लिखा और कहा कि ये एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी बनती जा रही है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म पे नहीं। उनके खिलाफ इतनी थ्रेट्स आई कि जो न्यूजीलैंड की पुलिस है, उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की जानिब से इस तरह थ्रेट्स नहीं आई। इस वक्त उनको पुलिस सिक्योरिटी फराहम की गई है और पूरे न्यूजीलैंड के मीडिया के अंदर ये हर जगह पे रिपोर्ट हो रहा है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले वो जरा इसको गूगल करके देख लें कि प्रोफेसर मोहन दत्ता के साथ सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर एक पेपर लिखने के ऊपर क्या किया है ट्रोल्स ने, क्या किया है एक्सट्रीमिस्ट ने। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हिंदुइज्म के साथ नहीं, ये हिंदुत्व मेंटेलिटी के साथ। अब दूसरी बात है, यही वजह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब मोदी जी बैठे थे बाइडेन के साथ, लेकिन बाइडेन ने और कमला हैरिस ने, वो जो इतने 1.5 अरब की आबादी के प्राइम मिनिस्टर थे, सिलेक्टेड लीडर हैं उधर के, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी और उनको वहाँ पे स्कूल किया, उनको वहाँ पे गांधीवाद याद करवाया, उनको गांधी का पैगाम याद करवाया। इसलिए याद करवाया कि जो अभी मैंने पहले जिक्र किया कि प्रोफेसर मोहन दत्ता जैसे जो खुद हिंदू हैं, अगर वो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को चैलेंज करेंगे तो आज के जो भारत है उसके अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है भारत के अंदर उन लोगों की सरकार है जो गांधी जी को भी बुरा कहते हैं और जो गांधी जी के कातिल को अपना हीरो मानते हैं। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान की या किसी देश की हिंदुइज्म के साथ नहीं है, ना ही मोदी जी के साथ है,
एक आइडियोलॉजी के साथ है, जो नफरत पे मबनी आइडियोलॉजी है, उससे प्रॉब्लम है। तो अगर इस आइडियोलॉजी को आप चेंज नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स और होंगी। बाकी और अभी आपने हाल ही में देखा होगा था कि जो अभी जावेद अख्तर जो मारूफ शायर है, उनके साथ क्या हुआ है, और नसीरुद्दीन शाह साहब भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरियत नाम की चीज़ है ही नहीं, रत्ती भर जमहूरियत नहीं है इंडिया में। मतलब जो मुसलमान है वहाँ पे, उन पे जमीन तंग की जा रही है। देखिए, जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी में रवैये होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। कोई एक कहने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत को छोड़ के चली गई है, और मोदी जाके यूएन में हमें बता रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत हैं। अब एक्शंस जो है ना, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मोदी जी के बातें तो बड़ी अच्छी उन्होंने की, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसके ऊपर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देख लें, आप दीगर जो यूनाइटेड नेशंस के अपने इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें। तो हमारा कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद उस चीज को पॉइंट आउट करना है जो वहां का, जिसका जिक्र आपने किया। मैं अपनी बात उस पर खत्म करूंगा। जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया कभी भी आपको असली शक्ल नहीं दिखाएगा। मोदी जी को कहता है कि ऊपर हमारे दोस्त को बुरा लग गया, हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है, हमें तो बुरा नहीं लगता। आप अगर हमसे ये कहते हैं कि आप जो है और हैं का इस्तेमाल करें, और अपने यहाँ आपकी जो हालत है, उस हालत को आप अगर अपना मीडिया खोल के देख लें तो आपको नजर आ जाएगा। और ये वही मीडिया है कि लाशें भारत की सड़कों के ऊपर गिर रही थी कोविड से, और ये जे मोदी कर रहे थे। तो ये अपने दुश्मन, एक क्रिटिकल फ्रेंड होना, एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी गलतियों की निशानदेही करे, वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका दोस्त होता है, चाहे वो कहीं से भी करे। तो इसके ऊपर इनको खुद गौर करने की जरूरत है। ठीक है दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अतर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। अतर जी ने आखिरकार आज मान ही लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी की। अतर जी, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूँगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे, और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आज़ादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और गौस खान जी ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को, और क्या हासिल हुआ भारत को? ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है, और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है, और पाकिस्तान का रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा।
आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान तो के मदद खिलाफ नहीं मांगनी साजिशें चाहिए। कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है, बुखलाहट का शिकार है अतर? अफगानिस्तान परेशान है पाकिस्तान हमारे पास है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये बता दें तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं, इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। अतर ये कौन सी बातें लेके बैठ गए? जरा इनको बताइएगा, अफगानिस्तान में जो ये सूरत हाल तब्दील हुई है, मंजरनामा तब्दील हुआ है, जिसपे इनके यहाँ बाकायदा सफे मातम बिछी हुई है, इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हुए हैं, जरा इनको बताइएगा, आईना दिखाइएगा इनको जरा। हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं, क्योंकि भारत दहशतगर्द चलाता ही नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान की अतर कहते हैं हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं। जी, मैं अपने जो भारत से हमारे दोस्त ने ज्वाइन किया उनकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा, अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप चलाता है। मैं जरा शुरू करूं ना, ये ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए थे जी मुक्ति भानी से। आज जितने भी इंडियन दोस्त ये प्रोग्राम देखेंगे वो गूगल करके देखें कि तमिलनाडु के अंदर LTTE के जो तमिल टाइगर्स थे, उनके कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स भारत के अंदर थे, तमिलनाडु के अंदर, और ये इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ हुआ है। आज भी आप गूगल करेंगे तो भारत के अपने अखबारात में आपको खबरें मिल जाएंगी। तो ये तो इनका ट्रेनिंग कैंप्स चलाने का पुराना एक तरीका कार है और ये बड़े अरसे से चलाते आ रहे हैं। वही चीज इन्होंने जारी रखी अफगानिस्तान के। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप वही कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं काइंडली अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो फिर आप जरूर जवाब दीजिए जरा। हाँ देखिए ना, आप खुद पसंद नहीं करते कि आपके बात के दौरान कोई बात करे, फिर आप उनको भी प्लीज बोल लीजिए, अपने बारी पे बात कीजिए। जी अतर। अच्छा, तो अब जिस तरह ये दुनिया की कोई ताकत इसको झुठला नहीं सकती कि LTT के कैंप जो है वो तमिलनाडु के अंदर रॉ चला रही थी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट चला रही थी। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी इन्होंने ये किया। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये समझते ये हैं कि जैसे ये कोई हिंदुइज्म या मुसलमान का कोई लड़ाई है, इसलिए कि इनके मुल्क में इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर चीज़ को मज़हब के नज़र से देखा जा रहा है, लोगों के बीच में नफरतें डाली जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके जो महात्मा गांधी जी थे, जो अमन की बात करते थे, उनको मार दिया नथुराम गॉडसे ने। नथुराम गॉडसे जो है वो हीरो हैं मोदी जैसे लोगों के, और इनकी जो RSS है उनके वो हीरो हैं। और उसके साथ साथ आप आगे इनका वायलेंट देख लें, पूरी हिस्ट्री आप इनकी उठा के देख लें, इनके अपने ही लोगों ने उनको मार दिया, मोहतरमा गांधी साहिबा को मार दिया। उसके बाद राजीव गांधी साहब के साथ क्या हुआ? तो ये इस तरह पेश करते हैं कि जैसे भारत कोई अमन का यूटोपिया है और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो दुनिया में कहीं पे नहीं होती। देखिए, बुराइयां पाकिस्तान में भी होंगी, बुराइयां भारत में भी। जब तक हम अपनी बुराइयों का उसको समझते नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी मंदिर पे अटैक होना तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेके उन लोगों को बुला के उनको कहती है कि इनको जूते भी लगाओ और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मंदिर भी दोबारा बनाओ। दूसरी तरफ जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और मोदी जी जो कहते हैं कि हमारी जमहूरियत दुनिया में सबसे पुरानी है, ये वही मोदी जी हैं जिनकी जमात ने भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा। और जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो तभी वो अपनी जमहूरियत में मकबूल हुए, इसलिए कि पहले तो बीजेपी को कोई पूछता ही नहीं था, 2 सीटें नहीं मिलती थी बीजेपी को। 90s में जब इन्होंने तोड़ी बाबरी मस्जिद तो उसके बाद ये हीरो बन गए। तो ये है आपकी जमहूरियत का रंग कि वहाँ पे आप ना मस्जिद को चलने देते हैं, ना चर्च को चलने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को चलने देते हैं जो आपकी, जिस पे आपकी रजा हो। ऐसा नहीं है, हमें किसी मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान का किसी दुनिया के किसी मुल्क के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें इशू वो है जो आपकी हरकतें हैं जिस किस्म की। बाकी POK की बात की अपने दोबे जी ने, और पाकिस्तान के कमज़ोर होने की बात की, तो भाई वेट किस चीज़ का कर रहे हैं ना? इतना स्ट्रॉन्ग लीडर है आपका मोदी, आए POK वापस ले लें। मैं तो हमेशा ऑफर करता हूँ कि भेजें अपनी सेना को, ले लें वापस अगर हिम्मत है तो
तो बस ये बातें ही होती रहेंगी, इससे कुछ हल नहीं होना। अपनी गलतियों को माने और बैठ के अच्छे तरीके से बातचीत से मसाइल हल करें। ठीक है जी। जी जी दुबे जी। पंकज जी, पंकज दुबे जी शायद मुझे सुन नहीं पाए जी। पंकज को जवाब। जैसा कि अतहर साहब ने बोला, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुसलमान इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% हिंदुओं को आप लोगों ने जबरदस्ती इतना मुसलमान बना दिया कि आज 1% से भी कम मुसलमान पाकिस्तान में रह गए, ठीक है। और जो दहशतगर्दी तंजीम की आप बात करते हैं, आप देखिए आपके यहाँ से वो अजमल आमिर कसाब, वो मुंबई में जो अटैक करने वाला पकड़ा गया था, उसका आपने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया था कोई चौधरी के नाम से, कलावा बांध रखा था। हिंदू जो ये अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, मतलब ठीक है वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए आप देखिए आज भी आप भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेके मरीख तक पहुंच गए, तो अपनी अपनी फितरत नकली आईडी कार्ड बनाने में आप लोग मेरे ख्याल से महारत रखते हैं। कुलभूषण मुबारक पटेल, हाँ सर, कुलभूषण यादव अगर वो रॉ का आदमी होता आप पकड़ ही नहीं सकते थे उसे। कुलभूषण यादव आदमी वाकई में होता तो नहीं। कुलभूषण क्या करने आया था? बॉम्बे बिरयानी का स्टॉल लगाने आया था पाकिस्तान में, क्या करने आया था? अपने मुंह से माना है वो क्या करने आया था यहाँ पे? वो एक तिजारती था, वो व्यापारी था, तिजारत करने गया। ये बताएं कि वो कुलभूषण था, मुबारक पटेल था? मुबारक पटेल कौन है ये मैं नहीं जानता, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना अभी। जी 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 अतर जरा आप जरा बता दें, मुबारक कौन था और कुलभूषण कौन था? कुलभूषण के पास से वो पासपोर्ट निकला था। ये कर लें अपनी बात तो फिर मैं इनको जवाब दे देता हूँ। जी 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 सर, आप लोग मनगढ़ंत बातें इतनी करते हैं ना कि आपकी बातों का जवाब कैसे दें, अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट करें ना। चले पंकज, इस बात का जवाब फिर अतर आपको देते हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी आप नहीं ये कह रहा हूँ जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि वो भारत ने ये कर दिया, भारत वो कर दिया, अगर ऐसा वाकई में जैसा आप बता रहे हैं भारत वैसा है मजहबी तौर पर, तो आज हमारे यहाँ 14.2%, यानी अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो करीब 35 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी, और सबसे तेज अगर आबादी किसी की मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में बढ़ी है वो मुसलमानों की है। अगर जुल्म होता तो मुसलमानों की आबादी क्या भारत में इतनी बढ़ती? देखिए जहां जुल्म होता है वहां आबादी घटती है। जैसे हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह घटी है। बांग्लादेश में 32% थे, आज 7 या 8% रह गए। आपके यहाँ 25% थे, आज वो 1% से भी कम रह गए। तो ये होता है। और आपके यहाँ से मतलब कभी हिंदू के जत्थे हमारे यहाँ भाग के आते हैं, राजस्थान की तरफ से भाग के आते हैं, कभी कहां से भाग करके गुजरात की तरफ से भाग के आते हैं। तो मजहबी तौर पर आप लोग कितने टॉलरेंट वो आप देख लीजिए। इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया बोलती है आपके बारे में, हम नहीं बोलते। आप उठा करके देखिए गूगल, आप उठा करके देखिए वर्ल्ड मीडिया को। दुनिया को भी बोलने पे आप लोगों ने लगाया है, जो कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अब दुनिया को भी समझ आ गई है कि आप लोगों ने साजिश की, प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया सोची समझी साजिश के तहत। अब दुनिया को समझ आ गई है कि असल में फसाद की जड़ है कौन। जी अतर, ऐसे देखिए मसला ये है ना कि अब मेरे जो दोस्त इंडिया से आए हैं, ये वो ही मीडिया कंज्यूम करते हैं जो इनको कंज्यूम करवाया जाता है। वहाँ पे जितने भी इंडियन दोस्त हैं, वहाँ पे एक साहब टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि काबुल का जो सरीना होटल है उसकी 5वीं मंजिल, उस होटल की टोटल 2 मंजिलें, और इस तरह की रोज झूठी वीडियोस। वो अब हालत ये होगी कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इंडियन मीडिया लाफिंग स्टॉक बन चुका है। उसके ऊपर वहाँ पे मज़ाहिया खबरें चलती हैं। पाकिस्तान की सेना के हवाले से इन्होंने वीडियो गेम्स चला दी कि ये देखें पाकिस्तानी सेना जो है वो पंजशेर में कार्रवाई कर रही है, और फुटेज किसकी चला रहे हैं? एक वीडियो गेम की। मतलब कोई शर्म का भी होता है ना कि इंसान के अंदर कोई थोड़ी शर्म हो, कि कोई फील ही बंदा कर ले। अब उसकी मसला क्या? और आपको पता है कि सहाफत का मेयार अतर, वो जो अर्नाब गोस्वामी ने 5वां फ्लोर दिखा दिया था, जो किसी को नजर नहीं आता, सिर्फ उसको नजर आ रहा था। साथ कह रहा है, कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जी मेरे जराए हैं ना, उन पे सवाल ना पूछिएगा, मैं ये भी बता सकता हूँ कि कमरे में खाना कौन सा सर्व, मेन्यू कौन सा सर्व हो रहा है। मतलब आप ये देखें इनके कॉन्फिडेंस का लेवल देखें, दुनिया पर हंसी बाद में उस पर। वही ना, मतलब कि असल में देखें आप जब इस तरह की वो खबरें देते हैं ना, और इस तरह का झूठ बोलते हैं कि वीडियो गेम की फुटेज चला रही है, और अब खुद इंडियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, द हिंदू और इस किस्म के जो दूसरे अखबारात हैं जो अच्छा ही सहाफत करते हैं, अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, उसके अंदर अब बड़े बड़े आर्टिकल्स इस हवाले से छपे। अब जब एक मीडिया इस तरह का काम करता है ना, तो वो हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा,
वो अपनी ऑडियंस के साथ जुल्म कर रहा है, अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादती कर रहा है। हालत ये होगी है कि EU डिसइंफो लैब ने इनका एक नेटवर्क पकड़ा जिसमें 600-700 इनकी वेबसाइट्स चल रही हैं, फेक वेबसाइट्स चल रही हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं। तो इतना झूठ बोलने की आदत है, इतनी झूठ बोलने की आदत है, इतना झूठा प्रोपेगेंडा करने की आदत है कि उसके बगैर इनका गुजारा नहीं होता। अब अगेन में जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ये होता है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ वो होता है, भाई यकीनन कुछ ना कुछ होता होगा। हम यहाँ पे बैठ के ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कोई दूध से धुला हुआ है, पाकिस्तान साफ है। पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम होगी, यकीनन प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। और यही खूबसूरती है पाकिस्तान की अतर, यही खूबसूरती है कि आप एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, मैं पाकिस्तानी एक एंकर हूं, हम बैठ के बात करते हैं, जो हमारे यहाँ मसाइल हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सब अच्छा है, लेकिन वहाँ पे तो ये लोग डिफेंड करने पर आ जाते हैं। इनका मीडिया तो सवाल नहीं पूछ सकता, बीजेपी गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठा सकता। जी अच्छा, उसकी वजह ये है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई ज्यादती होती है अगर किसी हमारे हिंदू शहरी के साथ हो या क्रिश्चियन शहरी के साथ हो, वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है और तमाम पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं उस टाइम पे। बिल्कुल वही ना। और वहाँ पे इंडिया में फर्क इस वक्त ये है कि वहाँ पे स्टेट जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, वो ऐसे कानून बना रही है। आप सिटीजनशिप का लॉ देख लें, ये अभी कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान वालों को वीजा देंगे। अफगानिस्तान की MP जो आपकी इत्तेहादी थी वो वापस आई, उसको दिल्ली एयरपोर्ट से आप लोगों ने डिपोर्ट कर दिया। कोई भी अफगानिस्तान का मुसलमान शहरी इंडिया के अंदर असाइलम क्लेम नहीं कर सकता, उसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। नया जो इनका सिटीजनशिप का लॉ आया है वो सिर्फ चाहे अगर वो हिंदू हैं या सिख हैं वो कर सकते हैं। तो ये हर चीज इनकी रिलीजन के ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त ऑलमोस्ट 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं। ये कहते हैं कि अफगानी हमारे दोस्त हैं, तो आप 2 मिलियन रेफ्यूजीज अपने यहाँ ले जाइए। बातें करना बहुत आसान होता है, काम करना उधर खड़े होके वो बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह फिर हमने देखा कि जब अशरफ गनी पे मुश्किल वक्त आया तो रॉ और आपके जो एजेंट्स थे वहां पे वो जहाज में इस तरह भागे वहां से कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम करें क्या, और सब कुछ वहां पे वो छोड़ के भागे। दोस्त से तो दोस्त खड़े होते हैं ना। ऐड कर लेना जरा ये अपने आपके जुमले में, अतर दुम दुबा के भागे। जी वो अब दोबे जी जो है वो माइंड कर जाएंगे, इस वजह से मैं दोबे जी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। पहले ही अफगानिस्तान की वजह से दुखी हैं हमारे साथ। दोबे जी से राब्ता मुनक़ता हो गया था जी, अगर दोबे जी सुन रहे हैं जी, दोबे जी आपको बोलने का मौका कम मिले। अच्छा, वो मैंने कहा कि दोबे जी पहले ही अफगानिस्तान की वजह से दुखी हैं हमारे इंडियन दोस्त। अब मसला ये था कि अशरफ गनी आपका दोस्त था तो अपनी सेना भेजते ना, उसके साथ खड़े होते। रोज रोते हो मीडिया के ऊपर जी पंजशेर में पाकिस्तानी सेना आ गई, पाकिस्तानी सेना ने ये कर दी। तो आपकी सेना जो है वो नान चरे बेचने के लिए बनाई है, अपनी सेना भेजो ना अफगानिस्तान, अपने अशरफ गनी के साथ खड़े हो। ऐसे नहीं होता, दुनिया में कोई भी सेना अपनी नहीं भेजता। जी दुबे जी मेरे ख्याल से मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट है, आप सबके लास्ट कमेंट्स में मुझे चाहिए। जी दुबे जी आप बार-बार जिस EU डिसइंफो लैब की बात करते हैं, आज मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं पहले भी कई बार उसका जवाब दे चुका हूं, जिस रिपोर्ट का हवाला देते हैं। लेकिन आज मैं उस रिपोर्ट की बात करूंगा जो क्वाड में रखी गई है। क्वाड में वो कौन सी रिपोर्ट रखी गई है आपको भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि 12 से ज्यादा आतंकी संगठनों को कौन से देश में पाले जा रहे हैं, कौन से देश में उनका पोषण हो रहा है। वो देश पाकिस्तान ही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता, इससे अच्छी बात क्या होगी। मौलानाओं के फतवे पाकिस्तान में भारी होते हैं, वाह भाई वाह। और एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरह से तालिबानियों ने ही आप ही के सेना के 2 जवानों को मार डाला, और फिर भी इस बात का भी कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई इल्म नहीं। गजब शर्मसार कर देने वाली बात है भाई, गजब शर्मसार कर देने वाली बात है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके यहाँ के मियां मुसलमान ने जो है एक फतवा जारी किया, जिस फतवे के तहत आपके यहाँ के सैनिक चले खैर मेरे ख्याल से प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबके मैं लास्ट कमेंट्स चाहूंगी। अतर आपका लास्ट कमेंट, पंकज आपका लास्ट कमेंट है, दुबे जी आपका। जी अतर आपसे शुरू करते हैं लास्ट कमेंट। जी
जी दोबे जी जिन तालिबान का जिक्र कर रही हैं, ये वही तालिबान है, टीटीपी वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, जिनको रॉ और अजीत दोवल साहब स्पॉन्सर करते थे। तो इनको दुख ही ये है कि उनके लिए अब जमीन तंग होगी अफगानिस्तान के अंदर। तो ये वही ग्रुप्स थे जिनको आप लोग सपोर्ट कर रहे थे और जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करते थे। इन्होंने स्कूल के ऊपर भी अटैक किया। तो आतंकवाद तो आप पाकिस्तान के अंदर आपने तब शुरू कर दिया था, बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, और अभी भी आपका जारी है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि इस तरह नफरत फैलाने से, इस तरह आतंक फैलाने से और अपनी अंदर की नफरत जो है ना, उसको कम करेंगे आप तो मसाइल हल होंगे। आपकी जब तक आप झूठी बातों को सुनते रहेंगे, वही घिसी पिटी बातें करते रहेंगे और वही अपना तासुब रखेंगे, तो फिर इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि दोबे जी जो हैं वो जितना भाषण हमें देते हैं, थोड़ा सा अगर वो खुद चीज़ों को गौर करें तो उनको खुद समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। पंकज आपका लास्ट, ये तो दुनिया की क्रिकेट टीमें जानती हैं अतर जी कि किस उन्हें क्यों आखिर वहां मैच खेलने में डर लगता है, क्या है आखिर ऐसा पाकिस्तान में। जी आपके यहाँ से जो फेक ईमेल्स जो आती हैं उसके उनको डराने के लिए शर्म का मुकाम है। वैसे देखिए अतर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फेक न्यूज अगर हम जर्मनी के बारे में फैलाएं, अमेरिका के बारे में फैलाएं तो नहीं फैलेंगी। हम पाकिस्तान के बारे में क्यों फैलती हैं, यानी हमारी फेक न्यूज ज्यादा स्ट्रांग है। बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि तरक्की की राह पर चलें। साथ में ये भी बोलते हैं कि जगहसाई भी आपकी होती है बाद में, बहुत ज्यादा दुनिया हंसती है नहीं फेक न्यूज पे। अब ये जो हाल ही में अर्नब गोस्वामी की फेक न्यूज थी, वो 5वां फ्लोर उसको नजर आ गया और किसी को नजर ही नहीं आया, बड़ा मजाक उड़ा। तब कैसा महसूस होता है आप लोगों को कि किसी सहाफी की गलत खबर की वजह से, झूठी खबर की, झूठे जराये की वजह से, जो कहता है चैलेंज ना करना मेरे जराये को, आपकी जगहसाई होती तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? मैडम मे बी दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग बाय हिम। इससे ज्यादा क्या बोलूं इसके बारे में। स्लिप ऑफ टंग, लेकिन यानी 5वां फ्लोर उनको नजर आ गया। भारत वो इसमें बोल नहीं सकते। मिसइन्फॉर्मेशन, स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, अगर आपको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग था वो, जितनी वो बहस करता रहा और बार-बार कहता रहा कि मेरे जराये को चैलेंज ना करना। नहीं देखें, ये जो पंकज जी बात कर रही है ना कि तरक्की की बात करो, आगे टेक्नोलॉजी की बात करो, ये बात मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ। इसलिए कि भारत जैसा देश जहाँ पे 20 करोड़ लोग रोज भूखा सोते हैं, टॉयलेट्स भी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बिल्कुल एब्जेक्ट पॉवर्टी है। तो भारत को ये रियलाइज करना चाहिए कि कब तक जो है वो दुनिया को ये मंत्रा बेचते रहेंगे कि जी भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया। वो जो लोग हैं आपके जो रोज रात को भूखे सोते हैं, 20 करोड़, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग वहां पे भूखे सोते हैं, उनको लुक आफ्टर करें, उनको लुक आफ्टर करें, उनको लुक आफ्टर करें, उनके और जरूरी है कि मिल के काम करें सबके साथ, और ताकि पूरा रीजन जो है वो तरक्की करे। वहां पे अगर किसी को मसाइल है वो मसाइल भी हल हों, पाकिस्तान में अगर लोग परेशान हैं उनके भी मसाइल हल हों, निकल के देखिए आपके देश में हो क्या रहा है और हर जगह पे। हाँ, नहीं, मैं अपने देश को अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग और निकले अपने देश से बाहर, अपने देश में जगह जगह घूमे, दहशतगर्द कैंपों को देखे, उन्हें रोके, बोले भैया तरक्की की राह पर चलो, बहुत हो गया। कमरे के बाहर या हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर उस तरह की एक ब्लैक गाड़ी नहीं खड़ी होती है जो कि सरकार के विरोध में बात करने पर उठाकर और ले जाए कहीं गुमनामी के अंधेरे में। हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी का भी विरोध करने वाले कई लोग हिंदुस्तान में हैं, मोदी का भी विरोध करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी का भी विरोध करने वाले लोग हैं। ऐसा कोई नहीं जिसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध नहीं जताया जा सके, लेकिन आपके देश में विरोध जताने तक की इजाजत नहीं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ नहीं आता आप दोबे जी, ऐसे मैं आपसे पाकिस्तान के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों ने की होगी। दोबे जी कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, दोबे जी को दोबे जी लास्ट में तो कहना चाह रहे हैं, मुझे क्लोजिंग की तरफ जी दोबे जी और इंडिया के जितने भी दोस्त ये प्रोग्राम देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, आप पाकिस्तानी मीडिया देख लें एक दिन के लिए और देख लें उसमें कितना क्रिटिसिज्म फौज के ऊपर होता है, कितना हुकूमत के ऊपर होता है। यहाँ पे कोई हॉली कॉ नहीं है भारत की तरह। आपके मुल्क में तो इस वक्त जो है वो जानवर जो है वो इंसानों से ज्यादा महफूज हैं। अगर गाय किसी को टक्कर मार दे तो उस बंदे के लिए अजाब बन जाता है कि वो बंदे को लोग मारना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सब पे क्रिटिसिज्म भी होता है, पाकिस्तान में लोगों की तारीफ भी होती है। तो ये चीजें वो हैं जो आपकी सोसाइटी का अक्स हैं और उसी को आप देखते रहते हैं और हर तरफ आपको वही नजर आता है।
अजहर साहब, वो आपने सही कहा, वो जो गाय भैंसे हैं सड़क के बीच में रहती है, इसको इस परेशानी से मैं भी हमेशा दो चार होता रहता हूँ। मेरे घर के बाहर भी ऐसा मंजर मैं अक्सर देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस चीज को दूर होना चाहिए। ठीक है, चाहे चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी आपको जगहसाई का सामना करना पड़ता है। लोग तमस्कर का निशाना बनाते हैं, मजाक का निशाना बनाते हैं, हंसते हैं आप लोगों की झूठी खबरों पर ही। बच्चों वाली हरकत है। मेरे ख्याल से आप लोगों को मैच्योर होना चाहिए। लेकिन मेरी उम्मीद ही है, मुझे पता है आप लोग बाज तो नहीं आने लगे। इसी के साथ मेहमानों को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत ठाकरा में कुछ मज़ीद मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।